देखिए, मध्य प्रदेश की नदियों में यह दूसरी नदी पढ़ रहे हैं हम, जिसका नाम है चंबल नदी। नर्मदा नदी को हमने पहले पढ़ लिया था, और नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी है। दूसरे नंबर पर नदी आती है कौन सी? चंबल नदी। अगर चंबल नदी की बात की जाए तो ये मध्य प्रदेश में इंदौर के पास में एक जाना पाव पहाड़ी है, वहां से निकलती है। ये पहाड़ी वास्तव में विंध्याचल पर्वत का ही हिस्सा है, क्योंकि आपको पता है यहाँ से कौन सा पर्वत है? विंध्याचल पर्वत। तो जाना पाव पहाड़ी से निकलती है चंबल नदी। चंबल नदी उत्तर की ओर बहती है, और ये मंदसौर नीमच होते हुए एंटर होती है राजस्थान में। और राजस्थान के बाद ये फिर मध्य प्रदेश की बॉर्डर बनाती हुई ये श्योपुर, मुरैना, भिंड होते हुए ये एंटर होती है काय में? उत्तर प्रदेश में। और ये यमुना नदी आ रही होती है, इसमें जाके मिल जाती। ठीक है। अब यह नदी मध्य प्रदेश की दूसरी बड़ी सबसे महत्वपूर्ण नदी, लंबी नदी है। इस नदी के बारे में पढ़ रहे हैं तो क्या है? पश्चिमी मध्य प्रदेश की मुख्य नदी चंबल इंदौर जिले में महू के समीप जाना पाव पहाड़ी। महू का नाम आपने सुना होगा। महू का वर्तमान में नाम रख दिया गया है। बताओ क्या नाम रखा है? महू का नया नाम क्या है? हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर नगर। तुम लोगों के बड़ा बेकार जीएस है यार, तुम लोग कैसे जीते रहते हो। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म कहाँ पर हुआ था? महू में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जन्म महू में हुआ था, उन्हीं के नाम पर इसका नाम क्या रख दिया गया है? डॉक्टर अंबेडकर नगर। जनपाव पहाड़ी से लगभग 854 मीटर की ऊंचाई से नदी निकलती है। उत्तर पूर्व की ओर मध्य प्रदेश के धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर जिलों में बहती हुई तत्पश्चात यह नदी राजस्थान में प्रवेश करती है। आगे मध्य प्रदेश के उत्तरी पश्चिमी भाग में कौन से? श्योपुर, मुरैना, भिंड में बहती हुई इटावा के पास उत्तर प्रदेश में 38 मीटर दूर यमुना नदी में जाकर मिलती है। यह नदी मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा का, इसको अंडरलाइन कर लेना, मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा कौन सी नदी बनाती है? चंबल नदी बनाती है। देखिए, चंबल नदी के प्राचीन नामों की बात करें तो चरमावती नाम है, इसको धर्मावती भी कहा जाता है, इसे कामधेनु भी कहा जाता है, और रति देव की कीर्ति के नाम से भी इसे जाना जाता है। इसमें से ये नाम नहीं दिए हैं आपके नोट्स में, तो इनको नोट कर लेना। धर्मावती, चरमावती दिया है, धर्मावती, कामधेनु, रति देव की कीर्ति इस नदी के नाम है। ये नदी इस तरीके से बह रही है। इसकी कुल लंबाई कितनी है? 965 किलोमीटर। और ये मध्य प्रदेश में यहां पर कितनी बह रही है? 325। इसका उद्गम इंदौर जिले के महू के पास जाना पाव पहाड़ी से हुआ है। अवसान का मतलब होता है समाप्त कहां पर हो रही है जाके। उद्गम मतलब निकलना होता है, अवसान मतलब समाप्त होना होता है। तो उत्तर प्रदेश के पास इटावा में यमुना नदी के 3 इसमें आपको डैम दिखाई दे रहे हैं। हमारे मंदसौर जिले में एक गांधी सागर बांध है, और आगे पहुंचते हैं हम तो ये चित्तौड़गढ़ में इसका नाम क्या है? राणा प्रताप सागर। चित्तौड़गढ़ में क्या नाम है इसका? राणा प्रताप सागर। और आगे पहुंचते हैं तो ये कोटा में 2 बांध पड़ते हैं। बांध एक ही है वास्तव में ये, जिसे जवाहर सागर के नाम से, या फिर इसी को हम क्या कहते हैं? कोटा बैराज के नाम से जानते हैं। जवाहर सागर या फिर कोटा बैराज। ठीक है। तो 3 बांध याद रखना, अलग अलग नहीं है, ये दोनों एक ही। याद रखना, महत्वपूर्ण पॉइंट है कि चंबल नदी पर 3 बांध हैं: गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर या कोटा बैराज। ठीक है। अच्छा, एक और पॉइंट यहां से इंपोर्टेंट बनता है, वो ये है कि यह जो बांध है गांधी सागर बांध, इसके संदर्भ में मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना है, जो वर्ष 1953-54 में इसका निर्माण हुआ था। तो इंपोर्टेंट पॉइंट हो गया कि मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना या पहली बहुउद्देशीय परियोजना। नदी पर जब बांध बनाते उसे क्या कहते हैं? बहुउद्देशीय परियोजना। क्यों कहते हैं? क्योंकि नदी पर बांध बनाने से बहुत सारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है, जैसे कि पेयजल, जैसे कि सिंचाई, जैसे कि मछली पालन, जैसे कि पर्यटन, जैसे कि यातायात, अनेक जल विद्युत, बिजली बनाई जाती है। तो इसलिए
गांधी सागर बांध मध्य प्रदेश की पहली जल विद्युत परियोजना है। हालांकि भारत की पहली नदी घाटी परियोजना की बात करें तो भारत की पहली नदी घाटी जो परियोजना है वो बंगाल में है। बंगाल में है दामोदर नदी घाटी परियोजना। कौन सी? दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना ये भारत की पहली परियोजना है। ठीक है, भारत की पहली, जो 1946-47 में बनी थी। 1946-47 में बनी थी। और अगर याद करें कि दुनिया की पहली कौन सी है, तो दुनिया की पहली है अमेरिका में, यूएसए में। यूएसए में है, अमेरिका में। इसका नाम है टेनेसी नदी घाटी परियोजना। टेनेसी नदी घाटी परियोजना। मैंने आपको सारी बता दी, भारत की, दुनिया की और विश्व की। याद रखिएगा आप, दुनिया की पहली है टेनेसी नदी घाटी परियोजना, भारत की पहली है दामोदर नदी घाटी परियोजना, और मध्य प्रदेश की पहली है गांधी सागर परियोजना। गांधी सागर परियोजना। जबकि मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी कौन सी है, तो वो है नर्मदा घाटी परियोजना। क्योंकि नर्मदा घाटी पर हमने कल ही पढ़ाया था आपको 29 बड़े बांध, 135 मंझोले और लगभग 3000 के आसपास छोटे बांध बताया था मैंने आपको। सबसे बड़ा नर्मदा नदी पर है सरदार सरोवर परियोजना, जो कहाँ पर है? गुजरात में। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की संयुक्त परियोजना। जो जितना पढ़ाता हूं वो डेली पढ़ के ही आया करो। ठीक है, एक नदी पढ़ाई थी केवल मैंने पिछली क्लास में आपको। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। जनापाव पहाड़ी की बात करें तो यह इंदौर जिले के महू तहसील में स्थित है। पहाड़ी मालवा के पठार की प्रमुख चोटी है और भगवान परशुराम का जन्म स्थल भी है। कौन सी? जनापाव पहाड़ी। भगवान परशुराम का नाम सुना होगा आपने, है? यह कुंड से चंबल, इस कुंड से चंबल को मिलाते हुए 7 नदियां निकलती हैं। यहाँ पर जो कुंड है अकेली चंबल, चूंकि बड़ी नदी है इसलिए चंबल को जानते हैं हम, लेकिन इसमें टोटल 7 नदी निकलती हैं, छोटी बड़ी मिला करके। सबसे बड़ी चंबल है, गंभीर है, अंग्रेड, सुमरिया, बिरम, चोरल, कारम। तो कम से कम इनमें से आपको ये 3 नदी तो याद करना है, एक चंबल, दूसरा गंभीर और तीसरा चोरल। ये 3 नदी तो आपको याद होनी ही चाहिए। 7 नहीं है क्योंकि ये 3 बड़ी बड़ी नदियां हैं, चंबल, गंभीर और चोरल। ठीक है, वैसे कुल कितने निकलती हैं? 7। ये कुछ एक्स्ट्रा जो फैक्ट मिले हैं आपको उनको नोट करते जाना। ठीक है, नोट्स के अलावा अब्बाह जिले, अब्बाह जिले मतलब यह नदी का को पानी कितने जिलों से प्राप्त होता है? कितने नदियां आकर इसमें आके मिल रही हैं? तो इंदौर, धार, रतलाम, मंदसौर, श्योपुर, भिंड, मुरैना, इसके क्या है? अब्बाह जिले। कुल अब्बाह क्षेत्र की बात करें तो 43,200 वर्ग किलोमीटर में। सहायक नदियां इसमें कौन कौन सी हैं? तो काली सिंध है, क्षिप्रा है, पार्वती है, कूनो और कुमारी। देखिए याद रखें, मैं आपसे कह रहा था अभी कि ये जो नदी है, यहां से एक नदी निकलती, इसका नाम क्या है? गंगा। क्या नाम है? गंगा। और यमुना निकलती है जो गंगा में जाके मिलती है। कहाँ मिलती है? इलाहाबाद में। जानते हैं ना, इलाहाबाद प्रयागराज में। तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना। ठीक है, और यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी वैसे एक राजस्थान की है, लेकिन चूंकि हमारे मध्य प्रदेश में से बहुत सी नदी यमुना में जाके मिलती हैं, चंबल भी मिलती है, सिंध भी मिलती है, बेतबा भी मिलती है, कैन भी मिलती है ना। ये यहाँ से सिंध मिल जाती है, यहाँ से बेतबा मिल जाती है, यहाँ से कैन मिल जाती है। तो सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चंबल की। चंबल, ध्यान रखना क्या कह रहा हूं मैं, फिर से सुनिएगा। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी यमुना, यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी मध्य प्रदेश में, मैं स्पेशल कह रहा हूँ मध्य प्रदेश में ना, ये एक नदी राजस्थान की भी आगे कायम मिलती है, चंबल में। ठीक है, उससे मतलब है नहीं है, मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। और अब चंबल में बहुत सी नदी आगे मिलती है। तो चंबल में सबसे बड़ी जो नदी है वो मिलती है क्षिप्रा। कौन सी मिलती है? इस तरीके से उज्जैन से निकलती है, काकरी बर्डी पहाड़ी से, और ये उज्जैन के पास में, इंदौर के पास में काकरी बर्डी पहाड़ी, वहां से निकलती है ये हमारी क्षिप्रा नदी, जिसके किनारे महाकाल मंदिर उज्जैन बसा हुआ है। क्षिप्रा का नाम तो सुना है कि नहीं सुना? क्षिप्रा नदी है ना, नहीं सुना? तुम सुना? हाँ, तो क्षिप्रा नदी जहाँ में कायम मिलती है चंबल। तो चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? क्षिप्रा। अच्छा, इसी के पास में हमारा एक शहर और है, इसका नाम है इंदौर। और यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है खान। क्या नदी है? खान। ये नदी कौन सी है? खान नदी। तो मैं क्या कह रहा हूं,
खान नदी सबसे बड़ी सहायक नदी किसकी है? क्षिप्रा की। किसकी है? क्षिप्रा की। और क्षिप्रा किसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है? चंबल की। और चंबल किसकी है? यमुना की। यमुना किसकी है? गंगा की। बात समझ में आ रही है क्या आपको? गंगा जाके गिर जाती है बंगाल की खाड़ी में, बांग्लादेश होते हुए। ठीक है, ठीक है। अब देखिए आगे, इसके किनारे बसे शहर कौन कौन से? चंबल किनारे तो महू बसा है, क्योंकि वहीं से निकल रही है ये। रतलाम, श्योपुर, मुरैना और भिंड, ये किसके किनारे बसे शहर? चंबल नदी के किनारे। कौन कौन से शहर हैं? महू, रतलाम, श्योपुर, मुरैना, भिंड। इस नदी को पश्चिम मध्य प्रदेश की जीवन रेखा कहते हैं, क्योंकि पश्चिम मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी यही है। पश्चिम मध्य प्रदेश में आप वैसे भी जानते हैं पानी की मात्रा कम है, वर्षा कम होती है, इसलिए यह नदी सिंचाई के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी हो जाती है। के नाम से जाना जाता है तो पश्चिम, देखो वैसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा तो कैसे कहते हैं? नर्मदा को कहते हैं, पर मैं क्या कह रहा हूँ, पश्चिमी मध्य प्रदेश की जीवन रेखा चंबल नदी है ना। इस तरीके से ये चंबल नदी को आप इस मैप में भी देख सकते हैं, ये इस पे बांध बने हुए हैं। ये देखिए, ये मध्य प्रदेश की उत्तरी सीमा बनाते हुए जाके कायम मिल रही है, यमुना में मिल रही है। यहाँ पर यमुना में इटावा के पास में मिल जाती है। गांधी सागर परियोजना, राणा प्रताप परियोजना और जवाहर सागर परियोजना, तीनों याद रख लेना। गांधी सागर से आपको एक चीज और याद आ रही होगी, प्रोजेक्ट अस्तित्व। याद आ रहा है क्या? कल ही पढ़ाया था मैंने, क्या बताया था? प्रोजेक्ट अस्तित्व। बताओ कौन बताया, काय संबंधित है? गिद्धों के संरक्षण से, जो कहाँ चलाया जा रहा है? गांधी सागर में। याद आया कि नहीं आया? अभी मध्य प्रदेश के उद्यान अभ्यारण्य पढ़ाए थे, तब बताया था मैंने ये। ठीक है, अब देखिए, ये जो नदी है चंबल, यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की सीमा बनाती है। उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, यह मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है। 2 बार प्रवेश कैसे कर रही है आप लोग देख रहे हैं। देखिए, ये यहां से निकली, कायम चली गई राजस्थान, और फिर कायम घुसी मध्य प्रदेश में, तो 1 बार प्रवेश हो गया। फिर ये चली गई कायम दोबारा यूपी में, और ये फिर यहाँ वापस एंटर करेगी, तो ये दूसरा प्रवेश हो गया। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? देखो, यहां से तो मध्य प्रदेश से निकली है, हमने ये कहा कि मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है, तो 1 बार तो ये घुस गई यहाँ पर श्योपुर में, फिर ये कायम चली गई यूपी में, फिर ये घुस गई कायम में अपने वापस आ गए भिंड में, तो ये मुरैना भिंड में, तो ये दूसरा प्रवेश हो गया। तो चंबल नदी मध्य प्रदेश में कितना प्रवेश करती है? 2 बार प्रवेश करती है। देखिए, कोटा राजस्थान में भैंसोरगढ़ के पास में इस पे एक झरना है जिसका नाम क्या है? चूलिया जलप्रपात। तो अब जैसे हमने पढ़ा था मंदार, दर्दी, कपिल धारा, दुग्ध धारा, सहस्त्र धारा, ये सब किस पे थे? नर्मदा नदी पर। ऐसे चूलिया जलप्रपात किस नदी पर है? चंबल। चा से चंबल, चा से चूलिया, याद भी हो जाएगा, दिक्कत नहीं करना है ना। चंबल नदी द्वारा परियोजना है, तो हमने कहा मध्य प्रदेश की प्रथम नदी घाटी परियोजना, पहली नदी घाटी परियोजना वर्ष 1954 में बनाई गई थी। कौन सी थी? गांधी सागर। इसके तहत हमने 3 बांध बनाए, गांधी सागर बंद परियोजना, चंबल, जिसे टोटल तीनों को मिला के कहते हैं चंबल घाटी परियोजना। क्या कहते हैं? इस पर बांध कितने हैं? 3 बांध हैं, राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में, और जवाहर सागर कोटा राजस्थान में। इसी जवाहर सागर को क्या कहते हैं? कोटा बैराज। क्या कहते हैं? कोटा बैराज के नाम से भी जानते हैं। चीजें बार बार रिपीट करनी मैंने, चीजें वही हैं। ठीक है, अब चंबल नदी की लंबाई 965 किलोमीटर। सहायक नदियां क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती, बनास। चंबल द्वारा अब नालिका पर्दन से भिंड, मुरैना जिलों में गहरी गहरी खाइयां, जिन्हें क्या कहते हैं? हम बीहड़ बन गया है, क्योंकि मैंने बताया था, क्योंकि ये क्षेत्र जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। कौन सा? भिंड, मुरैना, ग्वालियर। जलोढ़ मिट्टी मतलब होती है भुरभुरी मिट्टी, भसुआ जैसी मिट्टी जो जल्दी कट जाती है, इसलिए इसमें पानी के तेज बहाव के कारण नालियां बन गई हैं, कटाव हो गया है, जिनसे बड़े बड़े गड्ढे बन गए हैं, जिन्हें हम कहते हैं बीहड़, जिनमें पहले डाकू रहा करते थे। क्या कह रहे हैं? जिससे अनेक पर्यावरण नुकसान तो हो ही रहा है, पेड़ पौधे नष्ट हो रहे हैं, है ना, और सामाजिक प्रशासनिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। ये देखिए, ये हैं बीहड़, चंबल के बीहड़। चंबल नदी के द्वारा ग्वालियर, मुरैना क्षेत्र में बीहड़, जो उत्खात भूमि खोद देना का निर्माण किया गया, जैसे चंबल गढ़ या बीहड़ कहा जाता है। चंबल नदी द्वारा नल का अपर्दन किया जाता है। कौन सा अपर्दन? अवनालिका। अवनालिका मतलब क्या होता है? नालियां टाइप। ये नालियां टाइप की बनी हुई हैं, ऐसी क्या बन गई हैं? नालियां, बड़े बड़े गड्ढे बन गए। अपर्दन 2 प्रकार का होता है, मैंने जब आपको मृदा पढ़ाई तब पता पढ़ाया था,
एक परत अपर्दन, दूसरा अवनालिका अपर्दन। पूरी की पूरी लेयर बह जाए उसे परत अपर्दन कहते हैं, और अगर नालियां बन जाए तो उसे अवनालिका अपर्दन कहते हैं। तो चंबल नदी कौन सा अपर्दन करती है? अवनालिका अपर्दन। ठीक है, देखिए 1953 में शुरू हुई देश की दूसरी और मध्य प्रदेश की पहली नदी घाटी परियोजना चंबल नदी परियोजना राजस्थान मध्य प्रदेश की संयुक्त परियोजना है। याद रख लेना, चंबल नदी परियोजना दो प्रदेशों की संयुक्त है, राजस्थान की और मध्य प्रदेश की। इस पर 3 बांध बनाए गए हैं, गांधी सागर मंदसौर में, है ना, जवाहर सागर कोटा में, और राणा प्रताप सागर चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, राणा प्रताप कहाँ के थे? चित्तौड़गढ़ के थे, उनके नाम पर चित्तौड़गढ़ में। ठीक, अब अगली नदी जो है वो कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ताप्ती नदी को हम क्या कहते हैं? सूर्यपुत्री के नाम से जानते हैं। देखो सूर्यपुत्री के नाम से 2 नदियों को जाना जाता है। एक है यमुना, कौन सी है? यमुना। यमुना नदी को भी हम सूर्यपुत्री के नाम से जानते हैं, है ना। और दूसरी मध्य प्रदेश की नदी है ताप्ती नदी, जिसको हम सूर्यपुत्री के नाम से जानते हैं। आपने जब हम अलंकार पढ़ते तो पढ़ते हैं तरिणी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। तो तरिणी का मतलब होता है सूर्य, तनुजा का मतलब होता है बेटी। तो तरिणी की तनुजा मतलब कौन है? यमुना। और साथ में ताप्ती को भी सूर्यपुत्री कहा जाता है। अब इस नदी को एक बार हम देख लेते हैं। तो ये नदी देखिए, ताप्ती नदी, ये यहाँ पर बैतूल जिला है, और बैतूल जिला के मुल्ताई गांव से निकलती नदी निकलती है। कौन सी नदी? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी इस तरीके से प्रवाहित होते हुए ये कायम प्रवेश कर जाती है गुजरात में, और गुजरात में सूरत के पास भड़ोच में जाके ये अरब सागर में जाके ये नदी गिर जाती है। ठीक है, अब एक बात सुनिए, आपको मैंने एक नदी पढ़ाई थी, आगे आगे बैठ जाओ, इन्हें बैठा लियो, सक जा, आगे बढ़ जाओ। देखो मैंने आपको नर्मदा नदी पढ़ाई थी। अब ये देखिए, ये नदी कौन सी? हमारी नर्मदा नदी। अब ये नर्मदा नदी पश्चिम की ओर बह रही है, और साथ में आप ये भी देख रहे हैं कि ये ताप्ती नदी भी पश्चिम की ओर बह रही है। आपको एक चीज और याद आ रही होगी यहां से कि नर्मदा नदी और ताप्ती नदी 2 पश्चिम की ओर बह रही हैं, जबकि मैंने आपसे कहा है कि भारत का ढाल जो है वो किस तरफ है? उत्तर पूर्व की ओर। क्योंकि हम देख पा रहे हैं सारी नदियां किस तरफ बह रही हैं? उत्तर पूर्व की ओर बह रही हैं। ये नदियां 2 नदियां विपरीत बह रही हैं। तो नर्मदा का तो हमने कारण देख लिया था। नर्मदा कारण क्या था कि भाई ऊपर एक पर्वत, इसका नाम क्या है? विंध्याचल पर्वत। उसके जस्ट नीचे कौन सा है? सतपुड़ा। और इन दोनों के बीच में क्या हो गई? एक दरार घाटी, एक नाली बन गई है। क्या बन गई है? रिफ्ट वैली, व्रंस घाटी। क्या बन गई है? व्रंस घाटी। अब इस व्रंस घाटी से के कारण भले ही ढाल इस तरफ है, पर चूंकि एक पर्वत ऊपर है एक पर्वत नीचे है, इसलिए पानी उधर जा नहीं सकता, इधर जा नहीं सकता, इसलिए मजबूरी में पानी किधर बहना पड़ रहा है? पश्चिम की ओर। बात समझ में आ रही है क्या? अरे अपन खेत में पानी भराते हैं तो भाई ऊपर एक पानी चढ़ाना है ढाल के विपरीत, तो कब बना देते हैं? बराव बना देते हैं। जब अगल माटी कर दे, जब अगल माटी कर दे, पानी चढ़ जाए ऊपर ही। बेसिक कंडीशन नर्मदा की हो रही है ना, घाटी से बह रही है। ठीक सेम कंडीशन काय की हो रही है? ताप्ती की हो रही है। तो ताप्ती में इस तरफ कौन सा पर्वत हो गया? सतपुड़ा। और नीचे महाराष्ट्र लगा हुआ है, तो महाराष्ट्र में है अजंता की पहाड़ियां। कौन सी पहाड़ियां? तो सतपुड़ा और अजंता के बीच से ये भी भ्रंश घाटी से बहती हुए पश्चिम की ओर नदी जा रही है। कौन सी नदी? इसे सूर्यपुत्री के नाम से जाना जाता है। इसकी लंबाई कितनी है? 724 या 25 किलोमीटर, 24 दिया होगा नोट शायद। ठीक है, कहां से निकल रही है? बैतूल जिले के मुल्ताई गांव से निकल रही है। कहां पर जाके गिर रही है? सूरत के पास गुजरात में भड़ोच की खाड़ी में अरब सागर में जाके ये नदी प्रवाहित होती है। इस नदी पे खासतौर पे आप याद रख लेना, इस पे 2 बड़ी बड़ी परियोजना है। एक का नाम है काकरा पारा और एक का नाम है उकाई। ये दोनों ही डैम कायम पड़ते हैं गुजरात में पड़ते हैं, काकरा पारा परियोजना और उकाई परियोजना। ठीक है, ताप्ती नदी पर 2 डैम है। कहां पर? गुजरात में। एक का नाम है काकरा पारा, एक का नाम है उकाई परियोजना। चलिए इसको देखते हैं। देखो ये पूरी नदी निकल रही है बैतूल जिले के मुल्ताई चोटी से, इस तरीके से बहती हुई। इसी किनारे बुरहानपुर बसा हुआ है, शहर बुरहानपुर, है ना, नेपा नगर इसे कहते हैं पुराने जमाने में। और इस पर 2 बांध हैं, एक का नाम है उकाई और एक का नाम है काकरा पारा। ये दोनों इस पे बांध, ये सूरत के पास जाके नदी गिर जाती है। बैतूल जिले के मुल्ताई से उद्गमित होकर नर्मदा के समानांतर, चूंकि नर्मदा बह रही है ऐसी और ये इसी के समानांतर ताप्ती बह रही है साथ साथ पूर्व से पश्चिम की ओर, क्योंकि ये दिशा कौन सी है? पूर्व, और ये किस तरफ बह रही है? पश्चिम की ओर। भ्रंश घाटी से,
भ्रंश घाटी कैसे हुई? क्योंकि यहाँ पर्वत कौन सा हो गया? सतपुड़ा, और यहाँ कौन सा हो गया? अजंता। ये दोनों नदी कायम बह रही हैं भ्रंश घाटी में। भ्रंश घाटी समझते हैं ना, दोनों तरफ पहाड़, बीच में नाली, तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं। भ्रंश घाटी को अंग्रेजी में रिफ्ट वैली कहते हैं, रिफ्ट वैली, भ्रंश घाटी। सूरत के निकट खंबात की खाड़ी में जाके नदी गिर जाती है। 724 किलोमीटर की लंबाई है। मध्य प्रदेश में लगभग 195 किलोमीटर की नदी बहती है। इसके किनारे बसे प्रमुख शहर कौन से हैं? बुरहानपुर और सूरत। मध्य प्रदेश का बुरहानपुर, बुरहानपुर जिला भी है जो खंडवा से अलग करके बनाया गया था। बुरहानपुर मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है ना। बुरहानपुर को गंजेड़ियों का स्वर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि पास में खंडवा में गांजा पैदा होता है। सूरत जो कि गुजरात का एक शहर है, जो हीरा व्यापार के लिए जाना जाता है। सूरत की साड़ियाँ भी बहुत फेमस हैं। सूरत की, हमारी चंदेरी की साड़ी फेमस है ना, सूरत की साड़ी भी बहुत फेमस है। ठीक है। अब इस नदी में, इसमें बहुत सी नदियां आके मिलती हैं। तो किसी कुछ सहायक नदियां जैसे कि पूर्णा, बाघुड़, गिरना, बोरी, शिवा। अब काकरापारा उकाई क्या है? परियोजना है। परियोजना समझ रहे हो? इस पे डैम बनाए गए हैं। एक का नाम है काकरापारा, एक का नाम उकाई। और दोनों कहाँ पर है? गुजरात में। किस नदी पर है? ताप्ती नदी। तो ताप्ती नदी कंप्लीट है, लंबाई 724 किलोमीटर। ठीक है। अगली नदी कौन सी आती है? सोन नदी। तो सोन नदी को हम स्वर्ण नदी, स्वर्ण नदी, सोनभद्र नदी आदि के नाम से भी जानते हैं। अब यह नदी आप जरा देख लीजिए। यह नदी जो है हमारी, जहां से एक जो नदी है ना, ये जो हमारा क्षेत्र है, इसका नाम है अनूपपुर जिले में अमरकंटक। ये जिला कौन सा है? यहाँ पर अनूपपुर। और जगह चोटी कौन सी है? अमरकंटक। देखो, नदी को निकलने के लिए चोटी चाहिए, पर्वत चाहिए, ऊंचाई से ही नीचाई की ओर पानी बहता है। तो ये अमरकंटक जगह से 3 नदी निकलती हैं। एक नदी हमारी जो है सोन, जो उत्तर पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। एक नदी है हमारी नर्मदा, जो पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है। एक नदी है जोहला, जो निकलती है यहीं से, जो निकलती है यहीं से, लेकिन ये बहती किस तरफ है? पूर्व की तरफ। लेकिन ऐसे घूम करके ये इस तरफ से, यहीं से यहाँ कायम मिल जाती है, स्वर्ण मिल जाती है। बात समझ रहे? ये चोटी है ना, एक इधर बह गई, एक इधर बह गई, एक इधर बह गई, ये घूम के इसी में वापस मिल गई। तो 3 नदी का उद्गम स्थल है नर्मदा, सोन, जोयला। ठीक है। अभी हम बात कर रहे हैं सोन की। तो सोन नदी जो है अमरकंटक से निकलती है और ये उत्तर पूर्व की ओर बहती हुए शहडोल वगैरह, सीधी वगैरह, सिंगरौली होते हुए एंटर होती है काय में, यूपी में। तो ये नदी कौन सी आ रही है? यमुना, उत्तर प्रदेश में बहती है। उसके ऊपर नदी कौन सी है? गंगा। और दोनों कहाँ मिल गई? यहाँ के प्रयागराज में। गंगा, इलाहाबाद, प्रयागराज। अभी यहाँ पर कुंभ का मेला लगने वाला है इसी साल 25 में, 12 साल में एक बार लगता है। और यहाँ से नदी, ये गंगा आगे गई तो ये पहुँचती है बिहार में, बाद में बंगाल, और ये खंबाती अरब बंगाली खाड़ी में जाके गिर जाती है। अब ये जो सोन नदी है, ये आगे जाके बिहार की राजधानी पटना के पास, बिहार की राजधानी है पटना। पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। नाम सुना है? पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है। और पटना शहर की स्थापना उदयन ने की थी। किसने की थी? हर्यक वंश का एक राजा था, इसका नाम था उदयन। मगध साम्राज्य जब हुआ करता था, मगध साम्राज्य में एक वंश था हर्यक वंश, उसमें राजा का नाम था उदयन। उसने पाटलिपुत्र की स्थापना की थी। लेकिन पाटलिपुत्र का पटना नाम जो पड़ा वो शेर शाह सूरी ने रखा। किसने रखा? शेर शाह सूरी मध्यकाल में हुमायूं के समकालीन था, है ना। शेर शाह सूरी ने नाम क्या रखा इसका? पटना। और पटना की मिर्चें बहुत फेमस हैं। पटना जल दुर्ग की भांति है। पटना एक ऐसा शहर है जो चारों तरफ से काय से घिरा हुआ है? नदियों से घिरा हुआ है, बीच में बसा हुआ है। जल दुर्ग की भांति है। इसमें एंटर करना पुराने जमाने में बड़ा ही कठिन हुआ करता था, कि पुराने जमाने में राजा महाराजाओं की सेनाएं हाथी, घोड़े, रथ वगैरह से जाते थे, तो वहां पर आसानी से नहीं पहुंच पाते थे। इसलिए सुरक्षित राजधानी माना जाता था। ये मैंने मगध साम्राज्य जब पढ़ाया था तब मैं आपको बताया था, अगर आप में से किसी ने इतिहास पढ़ा हो तो। ठीक है। तो ये इस नदी की लंबाई 780 किलोमीटर है। ये नदी जो है 3 प्रदेशों से बह रही है, MP, यूपी और बिहार में प्रवाहित हो रही है। ठीक है। चलिए अब इस नदी को हम देख लेते हैं। तो इसकी सहायक नदी कौन सी है? जोहला, गोपद और रेहंद। जोहला तो वहीं से निकल रही थी, गोपंद और रेहंद ये उत्तर प्रदेश में आके मिलती हैं। उद्गम कहाँ से? अमरकंटक जो अनूपपुर जिले में। समापन कहाँ पर होता है? पटना। पटना, पटना के निकट गंगा में। पटना बिहार की राजधानी है। 780 किलोमीटर की लंबाई है, याद रखिएगा। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार में बहती है, 3 प्रदेशों में बह रही है। अब इस नदी पर एक बहुत बड़ा बांध बनाया गया जिसका नाम है बाण सागर। क्या नाम है?
आपने मध्य, जब हमने प्राचीन भारतीय इतिहास पढ़ा था तो आपको पढ़ाया था मैंने कि अंतिम हिंदू शासक जो थे कौन थे? हर्षवर्धन। पुष्यभूति वंश के राजा कौन थे? हर्षवर्धन। नाम सुना है आपने? गुप्त काल के बाद में जब हर्ष का काल आता है उसके बाद में फिर ये राजपूत राजा हो जाते हैं, परमार वंश या पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश, सोलंकी वंश, चंदेल वंश, फलाने वंश, ढकाने वंश, है ना, राजा भोज मध्य प्रदेश के, चंदेल खजुराहो वाले, ये सब राजा हर्ष के बाद ही आते हैं। राजा हर्ष जो था अंतिम महान सम्राट था भारत का, और उसके दरबार में एक कवि रहा करते जिनका नाम था वाणभट्ट। क्या नाम था? वाणभट्ट ने किताब लिखी है हर्षचरित्र। हर्ष के ऊपर हर्ष की पूरी जीवनी लिखी है वाणभट्ट ने। और वाणभट्ट ने एक पुस्तक लिखी है कादम्बरी। क्या लिखी है? कादम्बरी। और बाणभट्ट जो कवि थे वो हर सोन नदी के किनारे ही निवास किया करते थे, इसलिए उन्हीं के नाम पर हमने एक मध्य प्रदेश के शहडोल जिले के देवलोथ नामक स्थान पर एक बड़ा बांध बनाया है जिसका नाम है बाण सागर। क्या नाम है? किस नदी बनाया है? सोन नदी पर। बांध का नाम क्या है? बाण सागर। किसके नाम पर है? बाणभट्ट के नाम पर है। और यह जो बाण है, यह जो बांध है, यह 3 प्रदेशों का सोंज है, क्योंकि आप जान रहे हैं नदी 3 प्रदेशों में बह रही है। कौन कौन से बह रही है? एमपी, यूपी और बिहार। तो ये 3 प्रदेशों की संयुक्त परियोजना। देखो, इस संयुक्त परियोजनाओं को याद रख लेना। जैसे कि हमने कहा था कि गांधी सागर या वो चंबल परियोजना राजस्थान और मध्य प्रदेश की सोंज है ना। ऐसे हमने कहा था कि भाई नर्मदा में सरदार सरोवर परियोजना, तो वो 4 प्रदेशों की सोंज है, राजस्थान, अब मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। ठीक है। तो ये जो देखिए परियोजना बाणसागर मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है। प्रमुख बांध है देवलोथ जो रीवा और शहडोल में बनाया गया है। प्राचीन कवि बाणभट्ट सोन नदी के तट पर रहा करते थे। वो बाणभट्ट थे किसके कवि? हर्षवर्धन के दरबारी कवि हुआ करते थे बाणभट्ट। ठीक है। ये हम देख पा रहे हैं सोन नदी। देखिए ये सोन नदी यहाँ से अमरकंटक से निकली, इस तरीके से बहती हुई जा रही है। ठीक। और ये कहाँ पहुंच गई? सीधी पटना। अब इसमें ये यहीं से निकल रही नदी कौन सी? जोहिला। ये जाके काय मिल गई? इसी में, सोन में। और यहाँ पर ये देखिए ये सरगुजा, सिंगरौली, इसमें भी ये नदी मिल रही है। ये गोपद नदी मिल रही है। ठीक है। ये रिहिंद है। ये कौन सी है? रिहिंद। और ये कौन सी है? अब देखो यहीं पर हमने इसमें एक रिहिंद नदी पर एक बांध बनाया है जिसका नाम क्या है? गोविंद वल्लभ पंत सागर। उत्तर प्रदेश में रिहिंद नदी पर, रिहिंद नदी पर बांध बनाया है। कौन सा बांध? गोविंद वल्लभ पंत सागर। गोविंद वल्लभ पंत सागर का आपने नाम सुना होगा। ये उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। कौन थे भैया? गोविंद वल्लभ पंत सागर जो है बांध, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है। कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत सागर। भारत का सबसे ऊंचा बांध तो भाखड़ा बांध है। भारत सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध है, महानदी पर है। मैं सबसे बड़ा बांध कर रहा हूँ। कौन सा? गोविंद वल्लभ पंत सागर। देखो 3 अलग अलग चीजें बताई हैं मैंने आपको, क्योंकि बड़े बांध के दिमाग में आते ही आपके दिमाग में भाखड़ा आता होगा। भाखड़ा सबसे ऊंचा है, ऊंचाई ज्यादा है भाखड़ा की। लंबा महानदी पर है हीराकुंड बांध, महानदी उड़ीसा। और सबसे ऊंचाई पर स्थित वो है हमारा कौन सा बांध? टिहरी बांध। कौन सा है? अलकनंदा नदी पर है टिहरी बांध, उत्तराखंड में पहाड़ों पर बना हुआ है। ठीक है। अलकनंदा भागीरथी नदी पर बनाया गया बांध है। कौन सा? टिहरी बांध। सबसे लंबा बांध हीराकुंड, सबसे बड़ा बांध गोविंद वल्लभ पंत सागर, सबसे ऊंचा बांध भाखड़ा बंगल बांध। ठीक है। तो ये रिहिंद नदी बांध बनाया गया है। ये सोन नदी हमारी इस तरीके से प्रवाहित हो रही है। चलिए ठीक है। सोन नदी के बाद में हमारी अगली नदी कौन सी आती है? बेतवा। बेतवा तो सबने देखी होगी ना। बेतवा हमारी नदी, हमारे पास की नदी है बेतवा। बेतवा नदी देखिए, बेतवा नदी आप देख लीजिए। ये बेतवा नदी जो है ये रायसेन जिले के कुमरा गांव के पहाड़ी से निकलती है। ये बेतवा देखिए, बेतवा नदी इस तरीके से ये प्रवाहित हो रही होती हुई ये राजस्थान बताती है विदिशा में। विदिशा के बाद एंटर होती है अशोकनगर में। अशोकनगर का इलाका कौन सा है? चंदेरी। और चंदेरी में राजघाट बांध है। इस पर राजघाट परियोजना आप सब लोग गए होंगे राजघाट बांध में, है ना। इसे रानी लक्ष्मीबाई सागर परियोजना के नाम से भी जानते हैं। फिर ये आगे एंटर होती है ललितपुर में। क्या में? ललितपुर में। ये ललितपुर आ गया। और ललितपुर के बाद वापस ये दोबारा एंटर होती है मध्य प्रदेश के निवाड़ी जिला में। ये कौन सा जिला है मध्य प्रदेश का? निवाड़ी। पहले टीकमगढ़ था, उसका नाम अब यहाँ से अलग जिला बन गया निवाड़ी। तो निवाड़ी में ओरछा वगैरह से किनारे हैं, है ना। और फिर ये वापस एंटर होती है उत्तर प्रदेश में और यमुना नदी में जाके गिर जाती है। कौन सी नदी है? बेतवा। इस पर 2 बांध है। एक है ये राजघाट, ऊपर आगे जाकर पड़ता है माता टीला। क्या पड़ता है? माता टीला परियोजना। ठीक है। इस पर बेतवा नदी पर। ठीक है।
तो भाई देखिए, बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या है? बेन्नावती, या इसे बेत्रावती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेत्रावती, बेत्रावती, बेन्नावती। इसका उद्गम विंध्याचल श्रेणी में रायसेन जिले के कुमरा गांव की महादेव पहाड़ी से होता है। ठीक है, यह नदी उत्तर प्रदेश में हमीरपुर के पास निकट यमुना नदी में जाके मिल जाती है। बह किस तरफ रही है? उत्तर पूर्व की ओर। देखो ये आप सभी दे नदियां, ये सारी नदियां किस तरफ बह रही हैं? ये सारी नदियां देखो, चाहे तो आप चंबल को देखें, काली सिंध को देखें, पार्वती को देखें, सिंध को, बेतवा को, सोनार को, बेधर्मा, केन, टोंस, सोन, सब किस तरफ बह रही हैं? उत्तर की। दो नदी पश्चिम की बहती है, नर्मदा और ताप्ती। बाकी दक्षिण की ओर बह रही हैं, वर्धा, पेंच, वेनगंगा। दिख रही है क्या आप लोगों को? इसलिए ये भी प्रश्न बन जाते हैं कौन सी नदी किस ओर प्रवाहित हो रही है, और ये चीजें याद नहीं करी जाती, नक्शे को देखोगे तो अपने आप चीजें सही में आ जाती हैं। दो दो चार चार बार देखोगे, इसलिए पीपीटी में मैंने हर स्लाइड्स के बाद में मैप इंक्लूड किया है। पीपीटी से ही पढ़ो, नोट्स से भी पढ़ो, नोट्स में ही मैप दिया हुआ है। ठीक है, देखिए आगे बात करते हैं। हमारा उत्तर पूर्व दिशा में बहने वाली यह नदी मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है। क्लियर, समझ में आ रहा है कैसे बना रही है? देखिए भाई, ये बना रही है, देखो इस तरफ क्या है? एमपी, इस तरफ क्या है? यूपी। ये यूपी एमपी, तो ये यूपी और एमपी की, जैसे चंबल सीमा बनाती है काय की? मध्य प्रदेश की और राजस्थान की। जैसे ताप्ती सीमा बनाती है काय की? महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश की। ऐसी बेतवा सीमा काय की बनाती है? एमपी की और यूपी की। सिंध नदी सीमा बनाती है मध्य प्रदेश, अशोकनगर की और गुना की। भाई बाबागल गुना और जबागल अशोकनगर। सिंध पगार आप गए हो ना, बाबागल अशोक गुना लग गया, जिला अशोक जिला लग गया। तो नदियां सामान्यतः सीमा का निर्धारण करती हैं। ठीक है, आप आगे देखें। बेतवा नदी मध्य प्रदेश की पांचवी बड़ी नदी है। इसकी कुल लंबाई 400, नोट्स में इतना ही दिया क्या? 380 दिया है, पुराने में 480 दिया ना। ठीक है, 480 कर लेना। एमपी में 380, 100 किलोमीटर उत्तर प्रदेश में बह रही होगी, तो कुल टोटल 480 हो गई। ठीक है, बेतवा नदी का अन्य नाम क्या है? बेश, विंध्यावती, शिव की पुत्री या बेत्रावती। ये आज के नाम है, बेश, विंध्यावती, शिव की पुत्री या फिर बेत्रावती। याद रख लेना, शिव की पुत्री किसे कहते हैं? बेतवा नदी को। अब ये वेरी मोस्ट पॉइंट आपके नोट्स में नहीं दिया होगा तो उसको आप लिख लेना। अलग से बिंदु मिलें जहां पर भी आपको पीपीटी में मुझे लगता है कि एक्स्ट्रा पॉइंट होने चाहिए, नोट्स के अलावा भी होने चाहिए, तो आपको वो मैं इंक्लूड करता हूं। इनसे घबराएं ना, इनको नोट्स में अगर अलग से है तो उसे नोट कर लिया करें। आपको नोट्स के पीछे खाली पेज इसीलिए ही दिया गया है कि आप वहां पर लिख सकें। जो है नोट्स में वो अच्छी बात है, जो नहीं है उसको लिखें। बार बार बोलता हूं मैं आपसे। तो बेतवा नदी को प्रदूषण के आधार पर मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। देख लो, याद रख लेना, काय के आधार पर? जितनी गंगा प्रदूषित है उतनी ही हमारी बेतवा नदी भी प्रदूषित है। कंचन घाट बेतवा नदी किनारे स्थित है। कंचन घाट किस नदी किनारे है? बेतवा नदी किनारे। यह घाट वीर सिंह बुंदेला की 3 मंजिला छतरी है। वीर सिंह बुंदेला का नाम सुना है आपने? ओरछा में वीर सिंह बुंदेला का शहर है। वीर सिंह बुंदेला जो थे अकबर के पुत्र, जहांगीर के बड़े ही प्रिय मित्र थे। जहांगीर राम राजा का मंदिर भी ओरछा में है। वीर सिंह बुंदेला का महल भी ओरछा में है ना। जहांगीर महल भी ओरछा में है। ठीक है, और जहांगीर के कहने पर ही वीर सिंह बुंदेला ने अबुल फजल की हत्या करवा दी थी। अबुल फजल का नाम सुना है? अबुल फजल जो थे अकबर के 9 रत्नों में से एक हुआ करते थे। जहांगीर ने मार के कहने पर किसने मार दिया था? वीर सिंह बुंदेला ने, क्योंकि जहांगीर को ये लगता था कि उसके पिताजी अकबर को अबुल फजल उसके खिलाफ भरता है। और जहांगीर की और अकबर की, जहांगीर का बचपन का नाम सलीम था, और सलीम पड़ गया था अनारकली के चक्कर में। अनारकली डिस्को चली, पीछे पीछे सलीम चला, दारू पीता था। तो बाप को चिंता होती थी, अकबर का एक ही मोड़ा है तो सलीम, पता है ना आपको, अकबर का एक ही बेटा था सलीम, बिगड़ रहा था, उसको चिंता होती थी। उसने वो समझाया, नहीं समझा था। ठीक है, और बिगड़ गया। एक मोड़ा था, 2 चारा होते तो वो आंखें मांखें फरवा देते, मरवा देते। ऐसा हुआ भी है। जहांगीर ने अपने बेटे खुर्रम की, खुसरो की आंखें खुलवा दी थी, इतिहास में याद है। तो अब बात यह कि जहांगीर, ये वीर सिंह बुंदेला का महल, वहीं पर राम राजा का मंदिर, अब तो निवाड़ी में आ गए ना, ओरछा। हरदौल की समाधि भी वहीं पर है ना। गए हो ना ओरछा? अशोकनगर, अशोकनगर तो शहर तो नहीं बसा पर जिला है अशोकनगर। शहर तो हमारे पास तो कोई नदी यही नहीं है, अपने अन्य बन तो जोड़े हैंगे।
ओरछा, गुना। अब गुना तो देखो बिल्कुल फर्जीवाड़ा में लिखा है गुना, गुना तो कहीं से ले कहीं तक है ही नहीं है, किताबों में मिलता है ना। सांची, सांची है, विदिशा है, अशोकनगर, ओरछा, सांची, विदिशा, ठीक है। अशोकनगर, ओरछा, सांची, विदिशा, गुना छोड़ देना। सहायक नदी धसान, बीना, जामनी। धसान, बीना, जामनी ये वेरी मोस्ट है इसकी सहायक नदियां, इसमें जो आकर मैं कह रहा हूं ना, गुना किस नदी किनारे है, बेतवा ही लगाते हैं, वैसे गुना किस नदी किनारे है, सिंध लगाना चाहिए। लेकिन अब किताबों वालों ने नहीं यार, वो तो किताब लिखने वाले थोड़ी प्रैक्टिकल धरातल पे आ रहे हैं। देखो मेरी बात सुनो, हम लोग यहाँ के हैं, हमें सब पता है, ठीक है। अगर हमसे कोई, हम पढ़ रहे हैं किसी नदी के बारे में, हमने कहा कि मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से बेतवा नदी निकलती है। अब रायसेन वालों को ज्यादा पता होगा कि कहां पर क्या है। भाई मालवा के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, तो जैसा किताबों में लिखा होगा हम पढ़ लेंगे, हमें क्या फर्क पड़ता है। पर मालवा के जो लोग हैं वो कहेंगे अरे ये तो है नहीं, झूठ लिखा है तो ऐसा होता है। पर किताबों से ही तो पेपर बनता है, पेपर बनाने वाला थोड़ी आता है कि देखने आएगा बेतवा यहाँ से बह रही है वहां से बह रही है। पेपर बने जो क्वेश्चन आएगा, वो पेपर बना ला एग्जामिनर, वो क्वेश्चन कहां से लेगा, बुक से लेगा। और आजकल तो और बड़ी फजीहत है, बताऊं आप, हमारा जो व्यापम है, ईएसवी जिसे बोलते हैं हम, उसमें पेपर बनाने का ठेका दिया जाता है, टेंडर दिए जाते हैं, और उसके कुछ मापदंड होते हैं। उन्होंने कहा सबसे ज्यादा क्वेश्चन किसके पास हैं, उन्होंने कहा साहब हमारे पास 3 लाख क्वेश्चनों का क्वेश्चन बैंक है। क्योंकि अब बहुत सारे शिफ्टों में एग्जाम होते हैं, तो बहुत सारे इसके पास क्वेश्चन होंगे, है ना, उसको ही टेंडर मिलेगा, और जो रेट कम लेगा, टेंडर मतलब क्या, ठेका है। भाई सड़क बनाना है, मैंने कहा साहब मैं 100 रुपये में बनाऊंगा, ये कहीं मैं 90 में बनाऊंगा, ये मैं 80 में बनाऊंगा, तो 80 वाले दे दी गवर्नमेंट, सीधा सा फंडा है। अब वो इतने क्वेश्चन आए कहाँ से, 3,000, 4,000, 5,000, अरे क्वेश्चन तो वही है ना। तो अब इकट्ठे कहाँ से करते हैं, गूगल से, इस किताब से, उस किताब से। अब 2.5, 3, 4 लाख क्वेश्चन को कोई पढ़ने तो बैठेगा नहीं, बैठता है क्या। आपने देखा है, आप इतने सालों से एग्जाम दे रहे हैं या देते आ रहे हैं, आगे भी दे रहे हैं, देंगे, या पुराने एग्जाम आपने देखोगे। ऐसा मेरे 12 साल का मेरा कोचिंग करियर है, वो 3 साल 2-3 साल तो मैंने पढ़ाई करी होगी, मेरे 15 साल का एक्सपीरियंस बताऊं मैं आपको, तो मैंने आज तक मेरे जीवन काल में ऐसा कोई सा पेपर नहीं देखा जिसमें 100 के 100 प्रश्न आए थे, 100 के 100 आंसर सही थे, और सभी को सही व्यापम ने या पीएससी ने सही मान लिया है। हर बार रिजल्ट आता है, 5-7 क्वेश्चनों के आंसर गलत दिए रहते हैं, और या तो ऑप्शन ही गलत होते हैं, क्वेश्चन ही गलत होते हैं, है ना। और फिर कम से कम 20-25 क्वेश्चन पे लोग बाग जांच के लिए कहते हैं, उनमें से वो 2-4 क्वेश्चनों को मानता है। अब यहां तक मान लीजिए आप, ये व्यापम का क्वेश्चन था कि मध्य भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, उसमें उन्होंने आंसर माना था ब्रह्मपुत्र। क्या माना था, ब्रह्मपुत्र। अब दिमाग खराब होगा कि नहीं होगा लोगों का, ब्रह्मपुत्र भारत की लंबी नदी किस उद्देश्य, भाई ब्रह्मपुत्र की लंबाई 2900 किलोमीटर है, और मध्य में जो हमारी गंगा की लंबाई 25 से 25 है, तो लंबी नदी तो ब्रह्मपुत्र ही है। पर ब्रह्मपुत्र ना भारत से निकलती है, और भारत में जरा सी बहती है, ज्यादातर तो वो चीन में बहती है और फिर बांग्लादेश में बहती है। भाई सबसे लंबी दुनिया भर की पूरी किताबों में आज तक हमने पढ़ा है कि क्या पढ़ा है, गंगा। अच्छा गजब की बात और मानिए कि आंसर गलत था, गंगा मानना था, ब्रह्मपुत्र माना। लोगों ने उस पर वो रिपीटेशन वो लगाते हैं, उसके बावजूद उन्होंने आंसर ब्रह्मपुत्र ही माना, मतलब गंगा माना नहीं सही। तो हम क्या करें, मैं ये कह रहा हूं कि फिर 1 नंबर भले ही चला जाए, मैं तो गंगा ही लगाऊंगा, भले 1 नंबर चला जाए मैं गंगा ही लगाऊंगा। भाई गंगा है तो है, बचपन से पढ़ते चले यार, गंगा है, सारी किताबों में गंगा दिया है, सारी गूगल पे गंगा दिया है, सारी साइटों पे गंगा दिया है, तुम ब्रह्मपुत्र के हिसाब से मान रहे हो, दोबारा रिपीटेशन लगाना चाहिए, ठीक है। लेकिन तुम मत लगा देना ब्रह्मपुत्र, भले नंबर कटे से कट जाए 1 नंबर, क्योंकि तुम्हारा अकेले नहीं कटेगा, बेवकूफ लोग होंगे जो ब्रह्मपुत्र लगा के आएंगे, इसका लगेगा तो कम लग जाएगा। मैं नहीं मानता 1 नंबर भाड़ में जाए भला ऐसा, क्योंकि अब तुम कहोगे गांधी जी के पिताजी का नाम मोहनदास करमचंद गांधी, अब तुम कुछ और दे दो साहब इमरत सिंह, हम कैसे मान लें यार, हमको पता है ना, हमको तो पता है ना, हम कैसे मान लें। तो होते हैं, अब देखो पढ़ाने वाले, पेपर बनाने वाले, किताब लिखने वाले, आखिरकार सब मनुष्य हैं, और मनुष्य से मानवीय त्रुटियां होती हैं, गलतियां होती हैं, कंप्यूटर नहीं है
कैलकुलेटर नहीं है कि 2 और 2 वो 4 ही करेगा हमेशा, मशीन नहीं है, इंसान है और गलतियां होती हैं। अब हालांकि नहीं, पहले अपन मंडी जाते थे तो मंडी में पर्चा मिलता था, सब ट्राली बेच के हिसाब किताब करके पर्चा देता, लाल कलर का पर्चा था, है ना। अपन पेमेंट लेने जाते ट्राली बेच के, तो उस पर नीचे लिखा रहता है भूल चूक लेनी देनी, लिखा रहता है, कभी देखा होगा आपने, नीचे लिखा रहता है नोट लगा के कि भूल चूक लेनी देनी। भाई हिसाब किताब हो गया हमारा तुम्हारा, पर इसमें अगर कोई हमारे हिसाब किताब में कोई आगे पीछे हो गया है, कुछ हमने तुमको ज्यादा दे दिया है या हमने कम दे दिया है, तो जो भूल चुके ये वो लेना देना हम कर लेंगे, आप हमारे पास आ जाओगे, है ना। अगर हमने कम दिया तो हम आपको ज्यादा दे देंगे, और अगर आप ज्यादा ले गए तो आप आओगे ही नहीं, ठीक है। तो परियोजना की बात करें तो परियोजना इस पे कौन सी है, माता टीला बांध जो महारानी लक्ष्मीबाई सागर के नाम से जाना जाता है ना। भांडेर नहर, अच्छा इसमें राजघाट बांध इसमें नहीं लिखा तो लिख लेना, वो अपने पहले पढ़ तो लिया है। और भांडेर नहर दतिया ग्वालियर भिंड लाभांवित है। हलाली नहर रायसेन और विदिशा में, ये वेरी वेरी मोस्ट है। हलाली नहर परियोजना इसे कहते हैं सम्राट अशोक सागर परियोजना, क्या कहते हैं, सम्राट अशोक सागर परियोजना। एक बात ध्यान रख लेना, हलाली नदी है वो, लेकिन जैसे हलाली नदी किसकी सहायक नदी है, बेतवा की। कभी कभी ये आता है प्रश्न कि सम्राट अशोक सागर परियोजना किस नदी पर है, तो हम लगा देते हैं बेतवा, और आंसर सही माना जाता है, बेतवा बिल्कुल माना जाएगा। वैसे सही एकदम सटीक आंसर क्या है, हलाली नदी। कौन सी नदी, हलाली, चूंकि बेतवा की सहायक नदी है, किसकी सहायक नदी है, इसलिए इसे हलाली नहर परियोजना या हलाली परियोजना भी कहते हैं। और इसके ही का नाम क्या है, सम्राट अशोक सागर। और राजघाट परियोजना बेतवा नदी पर चंदेरी में और उत्तर प्रदेश की बॉर्डर पर ललितपुर जिले में है, तो इसे हम राजघाट को रानी लक्ष्मीबाई परियोजना। उसके आगे जाके पड़ती है कौन सी, माता टीला बांध, ये पूरी तरीके से उत्तर प्रदेश में है ना। भारत की पहली नदी जोड़ो परियोजना प्रोजेक्ट केन बेतवा लिंक परियोजना चलाई गई थी 2005 में। कब चलाई गई थी, 2005 में। अब इसको जरा ध्यान से देखिएगा, देखिए ये नदी हमारी कौन सी है, बेतवा, ये नदी कौन सी है, बेतवा, और ये हमारी नदी यहाँ पर कौन सी है, कैन। कौन सी नदी है, कैन, ये कैन, ये दोनों ही नदी जाके काय मिल रही हैं, यमुना में, काय मिल रही हैं, यमुना में, ठीक है। अब भाई क्या है, आप लोग अच्छे समझिएगा कि ये जो बेतवा नदी है ये मध्य प्रदेश के पश्चिम से निकल रही है, आपको दिख रही है, और ये कैन नदी निकल रही है मध्य प्रदेश के पूर्व से। कहां से निकल रही है, पूर्व से, पूर्वी वाले भाग से निकल रही है, ठीक है। और आप ये भी जानते हैं कि मध्य प्रदेश के पूर्वी भाग में वर्षा ज्यादा होती है, यहाँ वर्षा ज्यादा होती है और यहाँ वर्षा कम होती है। यहाँ वर्षा हमने कहा साहब 100 से 125 होती है और यहाँ वर्षा 50 से 75 होती है। इसलिए ये जो बेतवा नदी है इसमें पानी की कमी आ जाती है, गर्मियों में ये नदी सूख जाती है। कौन सी नदी, बेतवा, जबकि केन नदी में पानी पर्याप्त रहता है। इसलिए हमने इस केन नदी को इस बेतवा नदी से जोड़ दिया है, इस तरीके से ये जोड़ दिया है, इसे कहते हैं केन बेतवा लिंक परियोजना। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल जी का ये सपना था कि अगर भारत की सारी नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए तो जिस नदी में पानी की कमी आ जाती है उस नदी में पानी आ जाएगा, और जिस नदी में बाढ़ें आती हैं उसकी बाढ़ें आना खत्म हो जाएंगी और सिंचाई की सुविधा हो जाएगी पूरे भारत में, और हर नदी हर नाले में हमारे में पानी होगा, किसान समृद्ध होंगे, और भारत किसानों का देश है, हमारी अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, तो हम दुनिया के समृद्ध हो जाएंगे। पर चूंकि एक बड़ा बड़ा भारी प्रोजेक्ट है, सरकारों ने इस पर ध्यान नहीं दिया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी ने यह कार्यक्रम चलाया और बहुत अच्छा कार्यक्रम था। केन बेतवा लिंक परियोजना, है ना, छिप्रा नर्मदा लिंक परियोजना, छिप्रा माँ गंभीर पार्वती लिंक परियोजना, ऐसी बहुत सी नदियों को जोड़ा गया। 2016 में जब हमारे इधर था वो कुंभ का मेला उज्जैन में, तो हमने नर्मदा नदी का पानी छिप्रा में डाल दिया था। तो छिप्रा, तो ये मध्य प्रदेश की पहली नहर पर जो कैन बेतवा लिंक परियोजना है वो कौन सी है, लिंक परियोजना कौन सी है, बेतवा कैन लिंक परियोजना, कब चालू की गई थी, 2005 में। सही में आ गई बात आपको। और एक बात इससे और प्रश्न बनता है कि ये जो नहर जो बनाई है हमने, ये पन्ना राष्ट्रीय उद्यान से गुजरती है। कहां से गुजरती है, यहीं पर छतरपुर है, छतरपुर पन्ना में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है, पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। ये प्रश्न भी बनता है कि भैया केन बेतवा लिंक परियोजना किस राष्ट्रीय उद्यान से गुजरी है, तो पन्ना नेशनल पार्क से यह परियोजना गुजरी है, ठीक है। देखिए तो ये केन बेतवा लिंक परियोजना हो गई। इसके पश्चात हम देखते हैं अगली नदी कौन सी है, क्षिप्रा। अब क्षिप्रा नदी के बारे में तो आप सब लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, सुना होगा। क्षिप्रा नदी, देखिए क्षिप्रा नदी कहां पर भाई, क्षिप्रा नदी देखिए ये हमारी नदी कौन सी है, चंबल,
और चंबल नदी में ये निकलती है कौन सी, क्षिप्रा। काकरी बरडी पहाड़ी से निकलती क्षिप्रा और इसके किनारे महत्वपूर्ण शहर कौन सा है, उज्जैन। याद रखिए यह नदी मध्य प्रदेश चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चंबल किसकी है, यमुना की। क्षिप्रा किसकी है, चंबल की। और खान किसकी है, क्षिप्रा। ठीक है, तो क्षिप्रा के किनारे बसा हुआ है उज्जैन शहर। कौन सा बसा हुआ है, उज्जैन शहर। क्षिप्रा की लंबाई 195 किलोमीटर है। कितनी है, 195 किलोमीटर। और यह नदी जो है चंबल नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। चलिए देखिए थे, इंदौर के निकट काकरी बरडी पहाड़ी से निकलकर उज्जैन, रतलाम, मंदसौर में बहती हुई चंबल नदी में जाके मिल जाती है। कौन सी नदी, क्षिप्रा नदी। लंबाई 195 किलोमीटर है। उज्जैन इसके किनारे बसा प्रमुख शहर है और जहां पर 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक, देखो भारत में कितने ज्योतिर्लिंग हैं, 12। मध्य प्रदेश में 2 पड़ते हैं, महाकालेश्वर, ओमकारेश्वर। सबसे ज्यादा कहां पर पड़ते हैं, महाराष्ट्र में, है ना। महाराष्ट्र में त्र्यंबकेश्वर, नासिक नदी के किनारे। 12 ज्योतिर्लिंग तो है, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंगों में एकमात्र ज्योतिर्लिंग कौन सा है, महाकाल ज्योतिर्लिंग, जो दक्षिण मुखी है। क्या है, दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग केवल एकमात्र 12 में से, वो है महाकाल ज्योतिर्लिंग। ठीक है, एक बात ध्यान सुनिए, लिंग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, चिन्ह होता है। क्या होता है, चिन्ह। हम लोगों में से एक सामान्यता अवधारणा रहती है, लोग हमारे धर्म के बारे में नहीं जानते, ईश्वर का चिन्ह प्रतीक होता है। कि लिंग का मतलब कोई मनुष्य की योनि वगैरह से नहीं है, मनुष्य के लिंग से नहीं है, कि हम लोग उसके आकार आकृति समझ के, क्योंकि समझ लेते हैं कि भाई मनुष्य का कोई काम वासना संबंधित यंत्र वगैरह नहीं। भाई सीधा ये लिंग का मतलब होता है हिंदी में, संस्कृत में भी चिन्ह होता है। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग हम जो पढ़ते हैं, तो लिंग मतलब क्या दर्शाता है, चिन्ह दर्शाता है, ईश्वर का प्रतीक है, ईश्वर का प्रतीक होता है। 12 ज्योतिर्लिंगों से एक ज्योतिर्लिंग कौन सा है, महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग जो है विशिष्ट ज्योतिर्लिंग है, क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा, अगर आप कभी उज्जैन में जाओगे, जैसे ही आप महाकाल मंदिर में प्रवेश करो, तो आप विशेष अलग एनर्जी आभा को फील कर पाते हैं। अनुभव की बात है, शब्दों की बात नहीं है। जो व्यक्ति जाता है वहाँ बैठता है, उसे समझ में चीजें आती हैं कि यहाँ पर एक विशेष ऊर्जा का स्रोत है। और जैसे आप मंदिर के गेट में प्रवेश करते हैं, तो मंदिर के ऊपर एक बड़ा एक श्लोक लिखा हुआ है कि आकाश से तारक लिंगम, पाताले हटकेश्वरम, मृत्युलोके महाकालम, त्रिलिंगम नमस्तुते। इसका मतलब है कि इस संपूर्ण पृथ्वी पर 3 लिंग विशिष्ट हैं। स्वर्गलोक में है आकाश से तारक लिंगम, तारकेश्वर महादेव स्वर्ग में है ना। पाताले हटकेश्वरम, जो पाताल लोक है उसमें हटकेश्वर है। और मृत्युलोके महाकालम, मृत्युलोक में महाकाल है। त्रिलिंगम, ये अपने आप में विशिष्ट लिंग माने जाते हैं। ठीक है, तो ज्योतिर्लिंग में से एक है, महाकालेश्वर स्थित है। यहाँ पर 12 वर्ष में क्या लगता है, कुंभ का मेला लगता है। 2016 में लगा था, कब लगेगा है, 16 और 12 28। कुंभ का मेला नरसिंहस्थ कहते हैं। भाई सिंहस्थ क्यों कहते हैं, वो सभी को अभी लगने वाला है, जो कहाँ पर हमारा प्रयागराज में, प्रयागराज में लगने वाला है। उस मेले को भी सिंहस्थ नहीं कहा जाता है। नासिक में लगता है, महाराष्ट्र में, उसको भी सिंहस्थ नहीं कहते हैं। हरिद्वार में लगता है, 4 जगह लगता है कुंभ का मेला। कुंभ का मेला का इतिहास तो आपको पता ही है ना। कुंभ का मेले का इतिहास ये है कि कुंभ का मेला, अगर हम हिस्ट्री के हिसाब से देखें, तो सबसे पहले इसकी शुरुआत राजा हर्षवर्धन ने की थी। जिसमें हर्षवर्धन की बात कर रहा था, वो अपने राज्यकाल में प्रत्येक 5-6 वर्ष के बाद में नदियों किनारे जाके बड़ा एक आयोजन करते थे, जो बड़ा आयोजन ही बाद में जाके कुंभ का मेला बन गया। अगर इसकी हम पौराणिक किंवदंतियां देखें, हमारे साहित्य में, धर्म ग्रंथों में इसके बारे में कहा गया कि जब सागर मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के पश्चात जब अमृत का कलश निकला, कुंभ का मतलब होता है घड़ा, कुंभ निकला, तो उस कुंभ को लेकर एक राक्षस ने, जो राहु केतु ने जो है, जो पी लिया था, तो जो है कुंभ को लेकर वो घड़े को लेकर भागने लगा। घड़े को लेकर भागने लगा तो भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके चक्र छोड़ा था, तो उसके चक्र से उसके सर और धड़ अलग हो गया था। तभी उसी दौरान उस घड़े से 4 बूंद अमृत की झलकी थी। वो 4 नदियों में 4 जगह जाकर टपकी थी। तो वो एक उज्जैन क्षिप्रा नदी है ना, महाराष्ट्र नासिक गोदावरी नदी, इलाहाबाद संगम प्रयागराज है ना, गंगा यमुना का, और गंगा नदी में हरिद्वार उत्तराखंड, 4 जगह ही लगता है। लेकिन चारों जगह 12 साल नंबर आते हैं। अर्धकुंभ भी लगते हैं 6 साल के बाद में, लेकिन कुंभ लगता है 12 साल के बाद में। और कुंभ में जो हमारा उज्जैन का कुंभ है, ये विशिष्ट है। ये विशिष्ट इसे सिंहस्थ कहा जाता है, क्योंकि जब गुरु होते हैं वो सिंह राशि में प्रवेश करते हैं। गुरु जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे सिंहस्थ कहा जाता है। कि गुरु किस राशि में, सिंह राशि में। कुंडली में होते ना कि साहब कौन सी राशि में कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, तो गुरु जब सिंह राशि में प्रवेश करते हैं तो उसे सिंहस्थ कहा जाता है। और ये हमेशा कब पड़ता है, देखो गुरु जब सिंह राशि में पड़ते हैं तो हमेशा गर्मियों का टाइम होता है। अब मार्च अप्रैल के टाइम पे लगता है। कब लगता है, मार्च अप्रैल के टाइम पे, गर्मियों में लगता है। ठीक,
कावेरी नदी खान और गंभीर इसकी प्रमुख सहायक नदी है। सबसे लंबी नदी कौन सी है? खान। अब खान से इंपोर्टेंट पॉइंट ये बनता है कि खान नदी के किनारे बसा हुआ है इंदौर शहर। क्योंकि इंदौर बहुत बड़ा शहर है, मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी किसे कहते हैं अपन? इंदौर को कहते हैं। तो इंदौर किस नदी किनारे है? खान नदी के किनारे बसा हुआ शहर है इंदौर। ठीक है। तवा क्या नदी पढ़ ली अपन ने? हैं? क्या पढ़ ली? तो तवा को और देख लेते हैं। तवा नदी का उद्गम स्थल पचमढ़ी। तवा नदी नर्मदा की सबसे बड़ी सहायक नदी, बताया था। महादेव पर्वत की काली भीति पहाड़ी से निकलती है। देखिए याद रखिए, तवा नदी देख रहे हो, ये नदी कौन सी है? नर्मदा। और यहां से ये निकल रही छोटी छोटी, छोटी तवा बड़ी तवा दोनों मिलकर क्या मिल जाती हैं? नर्मदा। और इस पर एक बहुत बड़ा बांध, इसका नाम है तवा बांध, जो कि नर्मदा नदी का सबसे लंबा बांध है। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध, एमपी का सबसे लंबा बांध है तवा बांध। ये ठीक है। ये महाकाल पर ये कायम जाके मिल रही है नर्मदा नदी। छोटी तवा बड़ी तवा दो तवा मिल जाती हैं। तवा नदी होशंगाबाद निकट नर्मदा से में मिल जाती है। इसकी सहायक नदियां मालनी, सप्तवा, देनवा। मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध तवा नदी पर बनाया गया, वेरी मोस्ट। इस नदी पर मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा सड़क पुल भी है। दोनों ही इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। सबसे लंबा बांध भी है, सड़क पुल भी सबसे बड़ा इसी नदी पर है। इस किनारे पर शहर कौन सा है? तवानगर और पचमढ़ी। खासतौर पर याद कर लेना पचमढ़ी। तवानगर तो याद हो जाएगा, तवा नदी तवानगर। ठीक है। ये देखिए, ये नदी, ये भारत में मध्य प्रदेश में होशंगाबाद, और होशंगाबाद में ये तवा नदी। डिटेल में समझा दिया तुम्हें। ठीक है, मैप से। अब इन नदियों को आगे हम कल कंटिन्यू करेंगे, लेकिन आपके लिए होमवर्क है। सुनिए होमवर्क मैं बता रहा हूँ, नोट इसमें पीपीटी में से दे रहा हूँ। पीपीटी में आगे देखेंगे आप, वैसे आपके नोट्स में भी दिया हुआ है, लेकिन नोट्स में जो कम दिए हैं, सुन लेना पहले। नोट्स में यदि कम दिए हुए हैं तो मैं बता रहा हूं पीपीटी को, नोट्स में कम दिए होंगे। देखो, नगर और नदी का नाम, कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है? कि ओमकारेश्वर नर्मदा, अमरकंटक नर्मदा, होशंगाबाद नर्मदा, नियामत नर्मदा, महेश्वर नर्मदा, अपना। देखिए, ये देखिए नर्मदा नोट्स में दिया है ना, दिया है, लेकिन नोट्स से नहीं, नोट्स के अलावा जो इसमें दिए हैं। वैसे नोट्स में बहुत सारे दिए हैं, लेकिन अगर कुछ एक्स्ट्रा है इसमें पीपीटी में तो वो लिख लेना, मैं पीपीटी से ही पूछूंगा। नोट्स में दिए हैं, नोट्स से मैं उतार लेना पीपीटी से। कल मैं ये नदियों किनारे बसे शहर, कल कौन भरेगा? तो कल अपन टेस्ट तो हो ही नहीं पाएगा। कल टेस्ट तो कैंसिल करते हैं। टेस्ट संडे, अगर कल नदियां कंप्लीट हो जाती हैं तो हम संडे को रखते हैं फिर टेस्ट, है ना। मंडे को टेस्ट नहीं, वो टेस्ट संडे को होगा फिर।